भारत में गन्ना उत्पादन की बहुत समृद्ध परंपरा है। प्राचीन ग्रंथ चरक संहिता का मानना है, चूसे गए गन्ने का रस भारी होता है, लेकिन ये शांति और ठंडक देने वाला होता है। कोल्हू से निकाला गया रस विदेही होता है। भारत गन्ने की पैदावार में विश्व भर में दूसरे स्थान पर आता है। अनुमान है कि यहाँ लगभग 4.076 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर गन्ने की खेती की जाती है, जिससे 295 मिलियन टन से ज्यादा गन्ने की प्राप्ति होती है। गन्ने की बुआई बहुत ही मेहनत भरा, खेतीहर मजदूरों पर निर्भर और वक्त लेने वाला काम होता है। गन्ने को 3 अंकुरित हिस्सों में काटने के लिए मजदूरों को काम पर लगाया जाता है। 1 हेक्टेयर में बीजारोपण के लिए 50 से 60 क्विंटल गन्ने की जरूरत पड़ती है। सेट्स यानी कटे हिस्सों को खेती में पहुंचाकर इन्हें फरोज यानी कुंडों में हाथों से डाला जाता है और इन्हें मिट्टी से ढक दिया जाता है। बुआई के लिए जमीन तैयार करने के अलावा सभी अन्य कामों में 50 से 60 श्रम दिवस और ट्रैक्टर के काम के 4-5 घंटे लगते हैं। गन्ने की परंपरागत बुआई विधि में किसान को मजदूरों और पशु और ट्रैक्टर जैसे संसाधनों पर बहुत ज्यादा धन खर्च करना होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गन्ने की बुआई के समय मजदूरों का आसानी से मिल पाना बहुत बड़ी समस्या होती है और ये हमेशा ही किसानों के लिए मुश्किलें पैदा करती आई है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ यानी द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ की स्थापना सन 1952 में हुई थी। इसका एकमात्र उद्देश्य ऐसी उत्पादन तकनीकें विकसित करना था जिससे गन्ने की उत्पादकता बढ़ाई जा सके। कृषि उत्पादकता को इच्छित स्तर तक बनाए रखने के लिए विभिन्न कृषि कार्यों का मशीनीकरण किया जाना बहुत जरूरी है। काम का वक्त पर पूरा होना, निवेशों का प्रभावी उपयोग, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार, किसानों की सुरक्षा और सुख चैन, उत्पाद की हानि में कमी और किसानों की कड़ी मेहनत को कम करना ही इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। बुआई के दौरान किसानों की मदद के लिए भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने मिलकर ये चुनौती उठाई ताकि गन्ने की मशीनीकृत बुआई के लिए सबसे ज्यादा मूल्य प्रभावी और उत्पादक उपकरण तैयार किए जा सकें। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित विभिन्न कटर प्लांटर्स का इस्तेमाल ट्रैक्टर की एक ही फेराई में मिट्टी और सेट्स की नमी का संरक्षण करने और बुआई की सभी गतिविधियों को पूरा करने में किया जाता है। अपने 50 वर्ष के जीवन में इस संस्थान ने उत्पादन बढ़ाने में किसानों की मदद करने के लिए मूल्य प्रभावी और सुगम मशीनें विकसित करने में बहुत बड़ा योगदान किया है। गन्ने की बुआई की तेजी के वक्त मशीनों का उपयोग मजदूरों की संख्या को कम से कम रखने और काम को वक्त पर पूरा करने में बहुत सहयोगी होता है और इससे मुनाफा बढ़ जाता है। मशीनीकरण से जुड़े 2 अन्य महत्वपूर्ण पहलू हैं, काम की स्थितियों में सुधार लाना और खेती के काम का अच्छी तरह पूरा किया जाना, जो हाथ से काम करने पर मुश्किल या असंभव हो जाता है। इस सब के लिए भारी शोध और किसानों, वैज्ञानिकों और डिजाइन बनाने वाले इंजीनियर्स के बीच लगातार सहयोग की बहुत जरूरत थी। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान भारतीय किसानों के अनुकूल नई तकनीकों को विकसित करके लगातार इस मांग को पूरा कर रहा है। इन कोशिशों का असर गन्ने की औसत उत्पादकता में आई भारी बढ़त से साफ जाहिर हो जाता है, जो 70 टन प्रति हेक्टेयर से ऊपर जा पहुंची है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित मशीनों में से एक रिजर टाइप कटर प्लांटर है। ये एक ट्रैक्टर मोल्ड पीटीओ ड्राइव मशीन है। ये प्लांटर फरो यानी कूंड खोदने से लेकर गन्ने की बुआई तक के सभी काम पूरे करता है। रिजर एक ही फेराई में 12 से 16 सेंटीमीटर की जरूरी गहराई वाले 2 कूंड खोद डालता है।
इस मशीन की कटाई इकाई में हाथ से गन्ने डाले जाते हैं, जो इन गन्नों को सेट्स कहलाने वाले आवश्यक लंबाई के टुकड़ों में काट डालती है। इसके बाद ये सेट्स स्वचालित तरीके से खुले कुंडों में चले जाते हैं। मशीन के मुख्य ढांचे में खाद रखने के लिए 2 डिब्बे होते हैं। कुंडों की दोनों पंक्तियों में खाद स्वचालित तरीके से डाल दी जाती है। सेट्स को दीमक से बचाने के लिए तरल रसायन डालने के लिए इस मशीन में एक टैंक की भी सुविधा प्रदान की गई है। सही तरीके से ना तैयार की गई या बिना तैयार की गई जमीन में गन्ने की बुआई के लिए कटर प्लांटर को और उपयोगी बनाने के लिए भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ने एक रिजर प्रकार के कटर प्लांटर को और ज्यादा विकसित किया। इस नए प्लांटर में रिजर बॉडीज की जगह नए प्लांटर डिस्क यानी चक्के लगाए गए। ग्राउंड व्हील से चलता प्लांटर किसी भी ट्रैक्टर और उपकरण के साथ काम कर सकता है और इसमें बुआई दर वैसी की वैसी ही बनी रहती है। डिस्क टाइप कटर प्लांटर के सफल विकास के बाद इस मशीन में अतिरिक्त सुधार लाने की जरूरत महसूस की गई। इसे नजर में रखते हुए संस्थान ने बहुत ही आधुनिक मल्टीपर्पज कटर प्लांटर यानी बहुउद्देशीय कटर प्लांटर विकसित किया। मल्टीपर्पज कटर प्लांटर ट्रैक्टर पर लगाए जाने वाला प्लांटर है और इसमें ग्राउंड व्हील से चलती कटिंग और खाद डालने वाली मीटरिंग इकाइयां लगी होती हैं। ग्राउंड व्हील को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि पहिए पर लगे लग्स पर मिट्टी ना जम पाए। प्लांटर में एक साथ 3 कुंड खोदने वाले यंत्र लगे हैं। कुंड खोदने का काम दुतरफा खांचे वाला चौड़े आकार का फरोवर यानी कुंड खोदने वाला करता है। जमीन से 55 डिग्री के कोण पर एक झुकी हुई शूट यानी नाली लगाई गई है जो गन्ने को जमीन में डालने वाली यंत्र रचना को बेहतर बनाती है। बस अब मशीन चलाने वाले को इस नाली में गन्ना भर डालना होता है। अगर ट्रैक्टर की आगे बढ़ने की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा से कम रहती है तो सैद्धांतिक तौर पर सेट्स की लंबाई एक बराबर ही रहेगी। गन्ने को 65 डिग्री के कोण पर काटने के लिए सुधारी हुई गन्ना काटने की इकाई में आड़े चाकू लगाए गए हैं। इस कटाई के माध्यम से गन्ना बहुत सफाई से और पैना कट जाता है। कुंडों में डाले गए सेट्स को मिट्टी से ढकने के लिए एक मिट्टी ढकने वाली इकाई भी इसमें लगाई गई है। जमीन की नमी की हानि बचाने के लिए रोलर जमीन को हल्का संहनन देता है। तरल टैंक के लिए एक समतल पीवीसी पाइप का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जंग लगने से रोका जा सके और रसायन की छिड़काव दर में संतुलन बनाए रखा जा सके। इस टैंक में टोंटियां लगाई गई हैं ताकि तरल को सीधे कुंड में पड़े सेट्स पर डाला जा सके। विश्वसनीय और मजबूत पावर ड्राइव प्रणाली बहुत सरल है और इसे देखभाल की बहुत कम जरूरत पड़ती है। मल्टीपर्पज प्लांटर ट्रैक्टर के अगले हिस्से पर अतिरिक्त भार डाले बिना किसी भी 35 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर से खींचा जा सकता है। इस 3 कुंडों वाले मल्टीपर्पज प्लांटर की कीमत एक आम किसान की सामर्थ्य में समा जाती है। गन्ने की बुआई के अलावा ये मल्टीपर्पज कटर प्लांटर कृषि से संबंधित अन्य कार्यों में भी उपयोग में लाया जा सकता है। इसमें 3 अतिरिक्त टाइन्स लगाकर किसान इसका इस्तेमाल टिलर की तरह भी कर सकते हैं। गन्ने की खेती के साथ खेत में इंटरकल्चरल गतिविधियों में भी इसका इस्तेमाल किया जा सके। इसके विशेष रूप से डिजाइन किए गए फरोज को मिट्टी खोदने वाली मशीन की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे सफलतापूर्वक सीड ड्रिल यानी बीज के लिए गड्ढा खोदने और बोने वाली मशीन की तरह भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है।
चावल की खेती करने वाले इसे आसानी से पडलर की तरह भी प्रयोग में ला सकते हैं। इसी प्लांटर में एक लग व्हील पडलर एक अतिरिक्त यंत्र की तरह लगाया जा सकता है, जिसे प्लांटर के मुख्य ढांचे के नीचे लगाया जाता है। शोध भी लगातार जारी रहते हैं, लेकिन ये मेहनत तभी रंग लाती है जब इसके उपयोग करने वाले के चेहरे पर सुख शांति की मुस्कान उभर आए। मल्टीपर्पस प्लांटर भारत में गन्ने की खेती में जुटे किसानों को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रहा है। ये है वसंत का मौसम जो देता है हमें आनंद की अनुभूति। इसी तरह चारों तरफ फिजाओं में गूंज रहा है एक ही शोर। देश भर के किसान चल पड़े हैं कृषि वसंत की ओर। 50 एकड़ में फैले इस आयोजन में हैं कई आकर्षण। खेतीबाड़ी, मवेशी, बागवानी से जुड़े लगभग 1000 उद्योगों के स्टॉल और उन्नत तकनीकों के जीवंत प्रदर्शन। कृषि और इससे जुड़े सभी वर्गों का समागम, ब्लॉक स्तर तक इंटरनेट पर प्रसारण, लघु और सीमांत किसानों के विकास की बात अपनी ही भाषा में खास जानकारों के साथ, लाखों किसानों के लिए उन्नत कृषि की जानकारी। कृषि वसंत द्वारा हो रही सदाबहार हरित क्रांति की तैयारी। आइए मनाएं मेहनती किसानों के महान योगदान का जश्न, किसानों का महाकुंभ कृषि वसंत। 9 से 13 फरवरी 2014 नागपुर। आप भी आइए। धरती की गोद में रेंगते हुए ये केंचुए प्राचीन काल से ही किसानों के दोस्त रहे हैं। नील नदी की सभ्यता से लेकर सिंधु घाटी की सभ्यता तक की सफलता के पीछे इन नन्हे केंचुओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मिट्टी और सड़े गले खाद्य पदार्थों से अपना पेट भरने की आदत की वजह से ये केंचुए मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ाने के साथ साथ फसलों और पौधों की वृद्धि में भी सहायक होते हैं। इन केंचुओं का महत्व इस बात से लगाया जा सकता है कि मिट्टी में क्लियोपैट्रा युग में इन्हें पवित्र जानवर का दर्जा दिया गया था। रासायनिक खादों के इस्तेमाल से जमीन की फसल उत्पादन क्षमता तो बढ़ी, प्रदूषण स्तर में भी बहुत वृद्धि हुई। इसलिए शुरू से ही एक ऐसी खाद के इस्तेमाल की जरूरत महसूस की जाती रही है जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति तो बढ़े, लेकिन साथ ही वो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक भी न हो। वैसे तो हमारे देश में बहुत अधिक मात्रा में जानवरों का गोबर पाया जाता है, जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसका अधिकतम इस्तेमाल घरों में ईंधन के रूप में किया जाता है। इसी तरह बची खुची वनस्पतियों को जला दिया जाता है। साथ ही कृषि पर आधारित उद्योगों से प्राप्त होने वाले अवशिष्ट पदार्थों को भी हम सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। केंचुओं की मदद से सड़े गले खाद्य पदार्थ तथा फसल अवशेषों को खाद में बदलने की प्रक्रिया को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। जमीन में बिल बनाकर रहने की क्षमता के आधार पर केंचुओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में वे केंचुए जो मिट्टी में बहुत गहराई में बिल बनाकर रहते हैं। दूसरे वे केंचुए जो जमीन में बहुत कम गहराई में बिल बनाकर रहते हैं। तीसरी श्रेणी के केंचुए मिट्टी में बिल बनाकर नहीं रहते हैं, बल्कि मिट्टी की ऊपरी सतह पर रहते हैं, जिन्हें एपिगेइक केंचुए कहते हैं। यहाँ ये जान लेना बहुत जरूरी है कि हर किस्म के केंचुओं को वर्मी कंपोस्टिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। सिर्फ तीसरी श्रेणी के एपिगेइक केंचुए ही
वर्मी कंपोस्टिंग के लिए प्रयोग में लाए जा सकते हैं। इनमें यूड्रिलियस यूजीनिया, इसेनिया फेटिडा, पेरियोनिक्स एस्केवेटस तथा सेंसिबेरिक्स जैसी प्रमुख जातियां पाई जाती हैं। ये एसेना फेटेडा, इसकी लंबाई आपको 23 मिलीमीटर से लेकर 40 मिलीमीटर तक होती है और जनरल मैक्सिमम वेट इसका आंका गया है 0.7 ग्राम और इसका क्लाइटेलम 9 सेगमेंट में बटे रहते हैं जो कि सेगमेंट नंबर 23 से शुरू होकर के 32 तक ख़त्म होता है। यूड्रिलियस यूजीनी है ये जनरली होता है मांस कलर का होता है और ये है पेरियोनिक्स एस्केवेटस तीनों का। ये केचुए की जाति पर निर्भर करती है कि एक कुंड से कितने बच्चे पैदा होंगे। ये केंचुए ज्यादा नमी और अधिक तापमान पर जिंदा नहीं रह पाते हैं। आमतौर पर केंचुए सड़े गले खाद्य पदार्थों तथा मिट्टी पर ही निर्भर करते हैं। इन केंचुओं को पालकर किसान सड़े गले खाद्य पदार्थों तथा अपशिष्ट पदार्थों को खाद बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर शहर से सब्जी के अपशिष्ट, प्रेस मड और गोबर एक जगह इकट्ठा करके फिर सबको मिलाते हैं, फिर उसे एक जगह इकट्ठा करते हैं। 10-15 दिन बाद मशीन में उसे मिलाया जाता है। उसमें से प्लास्टिक, शीशे का टुकड़ा व पत्थर को अलग करके उसे टिन शेड यानी छाया में रखते हैं। यहाँ पर 20 गुणा 3 गुणा 2 फीट आकार का ढेर बनाते हैं। इस ढेर पर पानी का छिड़काव करते हैं और ढेर के ऊपर नाली बनाकर 1 किलोग्राम केंचुआ प्रति क्विंटल के हिसाब से मिलाकर ढेर को बोरे से ढक देते हैं। इस तरह से यहाँ पर केंचुआ खाद बनाते हैं। केंचुओं को पालने और उनके उत्पादन करने की प्रक्रिया को वर्मी कल्चर कहते हैं। मैं ये वर्मी कंपोस्ट का काम करीब 3 साल से कर रहा हूँ। पहले मैंने 10 टांके बनाए थे, दूसरे साल मैंने 35 टांके किए, आज मेरे पास करीब 45 टांके हैं, जिससे मैं प्रतिदिन करीब 20 कुंटल वर्मी कंपोस्ट और करीब 20 किलो केचुए का उत्पादन मेरे पास हो रहा है। इस प्रक्रिया में केंचुओं के लिए स्थान का निर्माण, उस गड्ढे या घर का आकार, केंचुओं को दिए जाने वाले भोजन, उनका उचित रखरखाव तथा वर्मी कल्चर में लाई जाने वाली सावधानियों का विशेष ध्यान रखा जाता है। केंचुओं के रहने के लिए गड्ढा या घर ऐसी जगह पर बनाना चाहिए जो छांवदार हो, जैसे पेड़ की छांव या फिर छांवदार मकान। साथ ही तापमान 28 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। इस तापमान पर केंचुए आसानी से वृद्धि कर सकते हैं। पानी का स्रोत ऐसी जगह के आसपास ही होना चाहिए। साथ ही इस जगह को बारिश के पानी और हवा के तेज झोंकों से बचाने के लिए बांस के डंडों पर सूखे पत्तों या भूसे की छत बनाकर ढक कर रखना चाहिए। केंचुओं के रहने के लिए घर 2 तरह से बनाए जा सकते हैं। पहले प्रकार में जमीन के ऊपर ढेर बनाते हैं तथा छाया के लिए लकड़ी तथा फसल अवशेष से बने छप्पर से ढक देते हैं। दूसरी तरह के घरों या गड्ढों की सतह व ढांचा ईंट पत्थर की बनी होती है। यह सतह असामान्य नमी और अधिक तापमान से केंचुओं को बचाती है। आमतौर पर केंचुए 2 से 3 महीनों में 2-3 गुना वृद्धि करते हैं। इसलिए इन गड्ढों अथवा घरों के आकार का विशेष स्थान रखना चाहिए। केंचुओं को खाने पीने के लिए सड़े गले खाद्य पदार्थ तथा आधा सड़ा हुआ गोबर दिया जाना चाहिए। साथ ही जूट से बने फटे पुराने बोरे भी केंचुओं की वृद्धि में सहायक होते हैं। इसलिए गड्ढों या घरों की सतहों को जूट से बने बोरों से ढककर रखा जाना चाहिए। इन केंचुओं को डालने के लिए छोटी छोटी नालियां बनाई जाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि जिस जगह केंचुओं को पाला जाता है वहां नमी का स्तर 50 से 60% तक तथा तापमान 28 से 32 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। खेतों से प्राप्त बचे खुचे फसल अवशेषों, सड़ी गली वनस्पति और जानवरों के गोबर को आपस में मिला दिया जाता है। खाद बनाने के लिए 30 से 35 दिन बाद
इस ढेर को एसेनिया फिटिडा और पेरियोनिक्स जाति के केंचुओं को मिलाएं। ध्यान रहे कि 100 किलोग्राम पदार्थ में लगभग 1 किलोग्राम केंचुओं को ही मिलाया जाए। वर्मी कंपोस्ट बनने की प्रक्रिया में लगभग 90 दिन लग जाते हैं, अर्थात इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 120 दिन लगते हैं। केंचुओं की मदद से खाद बनाने की प्रक्रिया छोटे, मध्यम एवं बड़े पैमाने पर की जाती है। छोटे स्तर पर खाद का निर्माण खेत पर ढेर बनाकर किया जाता है। ढेर का आकार लगभग 10 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा और 2 फीट ऊंचा होता है। यह प्रक्रिया ज्यादा खर्चीली नहीं है। कोई भी किसान इस प्रक्रिया को अपनाकर खाद बना सकता है। और या तुम नहीं चल रहे नागपुर? नहीं भाई, घर पर कुछ काम लगाया हुआ है। दिल छोटा नहीं करना। जिस तरह घर बैठे टीवी पर तेंदुलकर के मैच में लगे रहते हो ना, उसी तरह ब्लॉक दफ्तर में इंटरनेट के जरिए तुम भी देख सकते हो, समझे? अरे भाई, फिर तो मैं जरूर देखूंगा। अच्छा। मैं इस नए हाइब्रिड बीज के बारे में वैज्ञानिकों से बात करूंगा। मैं वहाँ लगे अच्छे अच्छे फसलों के खेत देखूंगा। मैं तो गाय के अच्छे नस्लें देखूंगा। मैं भी चलूंगी। हम सब चलेंगे। सब चलेंगे। हाँ। लाखों किसानों के लिए उन्नत कृषि की जानकारी। कृषि वसंत से हो रही सदाबहार हरित क्रांति की तैयारी। आइए मनाएं मेहनती किसानों के महान योगदान का जश्न। किसानों का महाकुंभ कृषि वसंत 9 से 13 फरवरी 2014 नागपुर। आप भी आइए। कृषि मंत्रालय भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से नागपुर में 9 से लेकर 13 फरवरी तक एक कृषि मेला लगाया जा रहा है, जिसे कृषि वसंत का नाम दिया गया है। इस मेले में कृषि मंत्रालय, फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय, एनिमल हस्बेंड्री मंत्रालय और ICAR के अलावा और भी कई मंत्रालय और विभाग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस मेले में करीब 40 से 50 हज़ार किसानों को प्रतिदिन आने की संभावना है। इस मेले का उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा 9 तारीख को नागपुर में किया जाएगा, 9 फरवरी को नागपुर में किया जाएगा। और इस मेले में जो मुख्य बातें हैं वो ये हैं कि अब तक कृषि के क्षेत्र में जितनी भी प्रगति हुई है देश में, उसके बारे में इसे दर्शाया जा रहा है। जैसे बीज के बारे में बात करें या खाद के बारे में बात करें या किसी उन्नत तकनीक के बारे में बात करें, फिशरी के ऊपर स्टॉल्स लग रहे हैं, खाद्य प्रसंस्करण के ऊपर बात की जा रही है। तो जब भी किसान यहाँ पे आएंगे तो उनके वहाँ पे उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी, वहाँ पे उन्हें स्पेशल लेक्चर्स भी दिए जाएंगे, जिससे उनका ज्ञानवर्धन हो सके और वो वापस जा कर के कृषि के क्षेत्र में उस ज्ञान को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकें। इस मेले में आने के लिए कृषि मंत्रालय ने और महाराष्ट्र सरकार ने पूरे इंतजाम किए हैं और स्पेशल ट्रेन्स पूरे देश से चल रही हैं, जिसका किसान उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और स्पेशल ट्रेन्स में बैठ करके यहाँ पर आ सकते हैं। उनके लिए रहने की और खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त जो किसान किसी कारण से नागपुर आकर इस मेले में पार्टिसिपेट नहीं कर पा सकते हैं, तो उनके लिए हमने इंटरनेट के जरिए, वेबकास्टिंग के जरिए ये इंतजाम किए हैं कि वो अपने ब्लॉक हेडक्वार्टर पर या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर बैठ करके इस चीज़ को पूरे कार्यक्रम को जो है वो वहाँ पर इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हैं। तो मैं सभी किसान भाइयों से ये अपील करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस मेले में आएँ और आकर के जो वहाँ पे हम नई तकनीक के बारे में बता रहे हैं उसका लाभ उठाएं और जब वापस जाएं तो उन तकनीकों के बारे में अपने खेतों में भी उस पर काम कर सकें। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी।
youtube.com/user/कृषि-दर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषि-दर्शन-dd@gmail.com पर।